सोचिए, एक ही इंसान और पहचाने दो जो एक दूसरे से बिल्कुल उलट हों। एक तरफ लोगों ने उन्हें इतना प्यार दिया कि नाम ही रख दिया लोकमान्य, मतलब जो सबके मन में बसते हैं, और दूसरी तरफ अंग्रेजों ने उन्हें कहा द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, यानी भारतीय अशांति का जनक। तो सवाल उठता है, कौन थे बाल गंगाधर तिलक, एक हीरो या एक विद्रोही? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि कैसे इस एक इंसान ने भारत की आजादी की लड़ाई का पूरा रुख ही मोड़ दिया। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, नहीं, ये तो एक ऐलान था, एक खुली चुनौती। सोचिए इन शब्दों में कितनी ताकत रही होगी। इन्होंने आजादी की लड़ाई में मानो एक नई गरम जोशी वाली जान फूंक दी, लाखों लाखों लोगों की सोच को अंदर तक हिलाकर रख दिया। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, तिलक के आने से पहले ना कांग्रेस का लक्ष्य क्या था? बस थोड़े बहुत सुधार, कुछ रियायतें मिल जाएं। लेकिन फिर आया ये एक शब्द स्वराज, और इसने तो पूरा खेल ही पलट दिया। अब बात छोटी मोटी मांगों की नहीं थी, अब मंजिल थी पूरी आजादी। ये आजादी की लड़ाई का एक बहुत बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। तो 1890 का साल था। तिलक ने इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की। अब उस वक्त कांग्रेस का माहौल कैसा था? एकदम शांत, नरम दल के नेताओं का बोलबाला था। उनका तरीका था, चिट्ठियां लिखो, अर्जियां दो। लेकिन तिलक के इरादे तो कुछ और ही थे। वो इस शांति में तूफान लाने वाले थे। ये फर्क जानना ना बहुत दिलचस्प है। एक तरफ थी शुरुआती कांग्रेस जो 3P के रास्ते पर चल रही थी, मतलब प्रेयर, पिटिशन और प्रोटेस्ट, यानी प्रार्थना करो, अर्जी दो और शांति से विरोध करो। और दूसरी तरफ थे तिलक। उन्होंने कहा नहीं, ये सब नहीं चलेगा, रास्ता होगा सीधी टक्कर का। उनका मानना एकदम साफ था, आजादी मांगी नहीं जाती, छीनी जाती है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था, सहयोग की पॉलिटिक्स से सीधे टकराव की पॉलिटिक्स पर। और हां, इस लड़ाई में तिलक अकेले नहीं थे, उनके साथ एक जबरदस्त टीम थी। हम सबने नाम सुना है लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। इस तिकड़ी ने मिलकर सच पूछिए तो पूरे देश में राष्ट्रवाद की एक ऐसी आग लगा दी जिसने आजादी की लड़ाई की आवाज को कई गुना बुलंद कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि ठीक है, विचार तो बड़े क्रांतिकारी थे, लेकिन इन्हें पूरे देश में फैलाया कैसे जाए? गांव-गांव, घर-घर तक कैसे पहुंचाया जाए? इसके लिए तिलक ने 2 ऐसे जबरदस्त हथियार इस्तेमाल किए जिन्होंने सच में लोगों को जगाने का काम किया। उनके पहले हथियार थे उनके 2 अखबार, मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठा। और ये सिर्फ अखबार नहीं थे, ये जनता की आवाज थे, एक मेगाफोन की तरह। इनमें बस खबरें नहीं छपती थीं, इनमें ब्रिटिश सरकार की जमकर आलोचना होती थी। लोगों को समझाया जाता था कि स्वराज क्या है, स्वदेशी क्यों जरूरी है, बहिष्कार कैसे करना है। ये लोगों को लड़ाई के लिए तैयार करने का एक जरिया थे। और देखिए, उनका इरादा पहले दिन से ही एकदम साफ था। वो अच्छी तरह जानते थे कि अगर जनता जाग गई तो बड़े से बड़ा साम्राज्य भी हिल जाएगा। उनकी पत्रकारिता का बस एक ही मकसद था, सरकार को डराना नहीं बल्कि उसे जवाबदेह बनाना, उसे ये याद दिलाना कि वह जनता के प्रति जिम्मेदार है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी मुश्किल थी। अखबार तो वही पढ़ेगा ना जो पढ़ना लिखना जानता हो, और उस समय भारत की ज्यादातर आबादी तो पढ़ी लिखी नहीं थी। तो फिर उन तक अपनी बात कैसे पहुंचाई जाए? तिलक ने जो इसका हल निकाला वो जितना आसान था उतना ही जीनियस भी। ये उनकी दूर की सोच का एक कमाल का उदाहरण है। उन्होंने क्या किया? गणेश चतुर्थी जैसे धार्मिक त्योहार को एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बना दिया। सोचिए, जो पूजा पहले सिर्फ घरों में होती थी, तिलक उसे सड़कों पर ले आए, एक बड़े पब्लिक फेस्टिवल के तौर पर। अब अंग्रेजों ने पॉलिटिकल मीटिंग्स पर तो बैन लगा रखा था, लेकिन धार्मिक उत्सव पर कैसे रोक लगाते? तो बस धर्म और संस्कृति के पर्दे के पीछे हजारों लोग जमा होते, देशभक्ति के नारे लगते, आजादी की बातें होती और ब्रिटिश हुकूमत हाथ मलती रह जाती थी। क्या कमाल की रणनीति थी! अब ये तो होना ही था। तिलक का कद लगातार बढ़ रहा था, उनके तेवर और तीखे होते जा रहे थे, और ये सब ब्रिटिश साम्राज्य की आंखों में बुरी तरह चुभ रहा था। टकराव तो होना ही था, और जब ये टकराव हुआ तो तिलक को इसकी एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार उन पर देशद्रोह का मुकदमा चला और उन्हें जेल भेज दिया गया। कई साल उन्होंने जेल की सलाखों के पीछे बिताए। लेकिन मजे की बात यह है कि इन मुकदमों ने, इन सजाओं ने तिलक को तोड़ा नहीं, बल्कि उनके इरादों को और भी पक्का कर दिया। वो झुके नहीं, बिल्कुल नहीं। और पता है, कोर्ट में उन्होंने जो दलील दी
वो भी अपने आप में एक क्रांति थी। उन्होंने कहा, सरकार के काम की आलोचना करना देशद्रोह कैसे हो सकता है? ये तो एक नागरिक का अधिकार है। सोचिए, ये बात उन्होंने तब कही थी। आज भी जब हम फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो उनकी ये दलील एक मजबूत नींव की तरह काम करती है। मगर तिलक को पूरी तरह समझने के लिए हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना होगा। उनके अंदर के विरोधाभासों को भी समझना होगा, क्योंकि राजनीति में वो जितने आगे की सोचते थे, जितने क्रांतिकारी थे, सामाजिक मामलों में उतनी ही परंपरावादी भी थे। मिसाल के तौर पर उन्होंने हिंदू महिलाओं के लिए मॉडर्न एजुकेशन का विरोध किया। जब लड़कियों की शादी की उम्र 10 से बढ़ाकर 12 साल करने वाला कानून आया तो उन्होंने उसका भी विरोध किया। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि ये अंग्रेज हमारे सामाजिक मामलों में दखल दे रहे हैं। तो यहां हमें एक ऐसे इंसान की तस्वीर मिलती है जो कॉम्प्लेक्स है, विरोधाभासों से भरा है। एक तरफ पॉलिटिकल रेवोल्यूशनरी, दूसरी तरफ सोशल कंजर्वेटिव। और ये फर्क तब और भी साफ नजर आता है जब हम उनकी तुलना महात्मा गांधी से करते हैं। देखिए, तिलक के लिए सबसे पहले और सबसे जरूरी थी राजनीतिक आज़ादी। उनका मानना था कि एक बार देश आज़ाद हो गया तो सामाजिक सुधार हम खुद कर लेंगे। वहीं गांधी जी का नजरिया अलग था। उनके लिए आज़ादी का मतलब सिर्फ अंग्रेजों से छुटकारा नहीं था, बल्कि समाज की बुराइयों से भी छुटकारा था। मतलब मंजिल तो दोनों की एक ही थी, आज़ादी, पर उस मंजिल तक पहुंचने के रास्ते एकदम अलग थे। तो इन सारी बातों के बाद, इन सभी उतार चढ़ावों और विरोधाभासों के बीच हम तिलक को आज कैसे याद करते हैं? उनकी असली विरासत क्या है? एक बात तो तय है, भारतीय इतिहास पर उनकी छाप बहुत बहुत गहरी है। और शायद सबसे बड़ा सम्मान उन्हें उसी इंसान ने दिया जिनके साथ उनके कई मामलों में मतभेद थे, महात्मा गांधी ने। गांधी जी ने तिलक को द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत का निर्माता कहा। सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है। तिलक को भारत की आज़ादी की लड़ाई का पहला मास लीडर कहा जाता है। वो पहले इंसान थे जो इस लड़ाई को बंद कमरों से निकालकर सड़कों पर आम जनता के बीच लेकर आए। उनके दिए हुए 3 मंत्र, स्वराज, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा, इन्हीं ने आगे चलकर गांधी जी के बड़े आंदोलनों की नींव रखी। और कमाल की बात देखिए, आज जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो इसमें तिलक के स्वदेशी आंदोलन की ही तो गूंज सुनाई देती है। और आखिर में तिलक की विरासत हमें एक बहुत अहम सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। उस जमाने में लोगों को एक साथ लाने के लिए धार्मिक त्योहारों का इस्तेमाल एक बहुत ही कामयाब रणनीति थी, इसमें कोई शक नहीं। पर यह एक सवाल भी खड़ा करता है कि क्या कोई आंदोलन सच में राष्ट्रीय कहला सकता है अगर उसके प्रतीक और चिन्ह किसी एक खास समुदाय से जुड़े हों? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज भी बहस जारी है।